कुमार गोदारा। आज हम डिस्कस कर रहे हैं जो सीबीआई कल जो 17 दिसंबर 2023 को सीबीआई, एपीपी, सीबीआई पीपी और एनआईए का जो पेपर हुआ था, उस पेपर को हम युवान लॉ इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर सॉल्व कर रहे हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। द सुप्रीम कोर्ट इन पॉनिफिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेज विश्व भारती विद्या मंदिर held that writ petition is not maintainable against an ARC under which of the following grounds। तो इसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था, इसका जो सही आंसर है, इफ द बोरोवर इज एग्रीव्ड बाय द एक्शन ऑफ द बैंक ARC ही मस्ट अवेल द रेमेडी अंडर द सरफेसी एक्ट। तो सरफेसी एक्ट के अंदर जो रेमेडी है उसको अवेल करने का पहले वो अवेल करेगा, उसके बाद में हाई कोर्ट वगैरह में आएगा। तो इसलिए इसका आंसर जो फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन दोनों रॉन्ग है, थर्ड ऑप्शन है जो राइट है, उसके हिसाब से इसका जो सही आंसर होगा बी। सेकंड क्वेश्चन है, बोरोवर्स राइट प्रिजर्व्ड इन द ऑप्शन हैव हेल्ड अंडर द सरफेसी एक्ट 2002 टिल सरफेसी एक्ट 2002। तो जो ऑप्शन जो बोरोवर है, बोरोवर की राइट जो सरफेसी एक्ट में है, वो जब तक ऑक्शन प्रॉपर्टी है, दैट द ट्रांसफर ऑफ सिक्योर एसेट्स इन फेवर ऑफ ऑक्शन परचेजर बाय रजिस्टर्ड सेल सर्टिफिकेट। सी ऑप्शन है जो इसका करेक्ट ऑप्शन, जिसका इसका आंसर है। दैट थर्ड क्वेश्चन, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर टू इश्यू अ डायरेक्शन टू एनी अथॉरिटी फॉर द एक्सरसाइज of power and performance of function under the prevention of money laundering act 2002 having regard to। इसका जो सही आंसर है, इसके जो फर्स्ट ऑप्शन है टेरिटोरियल एरिया, सेकंड है पर्सनल एंड केसेस और थर्ड है एनुअल। इसके जो तीनों ही पॉइंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों पॉइंट करेक्ट है, इसलिए इसका आंसर होगा जो डी। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों इसके करेक्ट है थर्ड क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन है, Does Prevention of Money Laundering Act 2002 prescribe following punishment for the offence of money laundering। इस क्वेश्चन का जो आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, a person found guilty of offence of money laundering is punishable with minimum 3 year rigorous imprisonment। ये जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन है, where the process of crime involved in a money laundering related to murder covered under section 302 IPC 1860 the punishment may extend to 7 years। तो सेकंड ऑप्शन है वो भी करेक्ट है। तो इसके दोनों फर्स्ट एंड सेकंड दोनों करेक्ट है, इसलिए इसका सही आंसर होगा सी, बोथ करेक्ट। फिफ्थ क्वेश्चन, where any property or record is found in the possession of any person in the course of search under Prevention of Money Laundering Act 2002 which of the following presumption can be made। तो इसका जो इसके जो तीन ऑप्शन दिए हैं, record or a property belong to such person, content of such record are true and sign and every other part of record purport to be handover of any particular person or handwriting of that person। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसके जो तीनों ऑप्शन है वो करेक्ट है, जो इसका सही आंसर होगा वो है डी। सिक्स क्वेश्चन है, द ऑफेंस कवर्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स मे बी इन्वेस्टिगेट अंडर द एनआईए एक्ट 2008 का है, उसके अंदर कौन कौन से ऑफेंसेस की इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है। तो इसका जो शेड्यूल है, शेड्यूल के अंदर जो प्रोवाइडेड है उसके हिसाब से तीनों जो ऑप्शन दिए हुए हैं, तीनों ऑप्शन करेक्ट है, और इसका जो करेक्ट आंसर है जो है डी। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों आंसर, तीनों ऑप्शन है इसके जो करेक्ट है। सेवन क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू एनआईए एक्ट 2008 इज करेक्ट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट सुमोटो एनआईए की प्रोसीजर, एनआईए का जो सुमोटो एक्शन ले सकती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट बाउंड इन द रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट। स्टेट की रिक्वेस्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट बाउंड भी नहीं है और सुमोटो एक्शन भी ले सकती है। दोनों ऑप्शन इसके करेक्ट है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा सी, बोथ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू एनआईए। एनआईए से रिलेटेड कौन से स्टेटमेंट, ये नीचे दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, उस स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट है, एनआईए व्हाइल इन्वेस्टिगेटिंग अ केस कैन नॉट ट्रांसफर द केस टू स्टेट गवर्नमेंट। ये रॉन्ग है, एनआईए उसको ट्रांसफर कर सकती है। व्हाइल इन्वेस्टिगेटिंग एनी शेड्यूल ऑफेंस द एनआईए
हैज पावर टू इन्वेस्टिगेट एनी अदर ऑफेंस ऑल्सो एनी, जो एनआईए जो शेड्यूल ऑफेंस है उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है तो उसके साथ में जो कनेक्टेड कोई अदर ऑफेंसेस है उसको भी इन्वेस्टिगेट कर सकती है। हाँ सही है, ये करेक्ट है, सेकंड आंसर इसका सेकंड है वो करेक्ट है। थर्ड जो सेकंड वाले है उसका उल्टा दिया है तो इसलिए थर्ड रॉन्ग है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो है सेकंड बी। क्वेश्चन नंबर 9, which one of the following statement regard to NIA is not correct? Any question related to jurisdiction of special court has been decided by High Court. ये जो है ए ऑप्शन इसका रॉन्ग है क्योंकि जुरिडिक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एनआईए के अंदर आता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डिसाइड करती है, इसलिए इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 10, which of following pairs of the provision and section of the NIA is correctly matched? जो इसमें पेयर और ये हुए हैं तो इसमें सब करेक्टली मैच है। प्रोटेक्शन ऑफ विटनेस सेक्शन 17 जो प्रोटेक्शन ऑफ विटनेस है वो करेक्टली मैच है, जो क्योंकि जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का सेक्शन है वो है सेक्शन 15, तो इस हिसाब से जो करेक्टली मैच है वो है ए ऑप्शन इसका। क्वेश्चन नंबर 11, which of the following statement regarding to the partner under LLP Act 2008? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, पार्टनर एक्ट एज एजेंट ऑफ द LLP। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। 12, क्वेश्चन नंबर 12, person cannot become a partner in LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मोड? किस मोड से कोई भी व्यक्ति पार्टनर नहीं बन सकता? तो होल्डिंग आउट है, होल्डिंग आउट से पार्टनर नहीं बन सकता, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा वो है सी। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ LLP लिमिटेड लाइबिलिटी इन अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एंड इट्स अ पार्टनर इज करेक्ट? तो इसका जो करेक्ट है, जो इसमें तीनों ऑप्शन दिए हैं, द LLP इज लाइबल ऑफ इट अ पार्टनर एंड लाइबल फॉर एनी पर्सन एज a result of any wrong act omission in the course of a business of LLP which of or authority or an obligation of LLP whether arises in a contract or otherwise, or a partner can be liable for unlimited in extent when he is found in a fraud. फ्रॉड के केस में पार्टनर का अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, तो इसलिए इसके जो तीनों ऑप्शन है वो करेक्ट है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो है सी। 1, 2 एंड सेकंड तीनों जो दे रखे हैं तीनों करेक्ट है इसके। क्वेश्चन नंबर 14, अ कंप्रोमाइज और अरेंजमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ LLP कैन बी प्रपोज्ड बिटवीन द LLP एंड, तो इसका जो है जो कॉम्प्रोमाइज है वो किन किन के बीच में हो सकता है? क्रेडिटर और पार्टनर, ये दो फर्स्ट और सेकंड है इनके बीच में हो सकता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा जो ए 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 15, निधि हैज रेफर्ड अंडर कंपनी एक्ट 2013, जो कंपनी एक्ट 2013 के अंदर जो वर्ड निधि प्रोवाइडेड है वो निधि किससे रिलेटेड है? तो म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी है, उससे रिलेटेड जो निधि है, निधि का प्राय म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी से रिलेटेड है, जो सेक्शन 2406 जो कंपनी एक्ट 2013 है उसमें प्रोवाइडेड है। सेक्शन सी है, कुछ आंसर सी है जो इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ पावर ऑफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल अंडर कंपनी एक्ट 2013 टू इन्फोर्स द कंप्रोमाइज और अरेंजमेंट। तो इन इसके जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों चीजें हैं जो करेक्ट है इसके स्टेटमेंट, तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो है डी। क्वेश्चन नंबर 17, विच वन एमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? ये क्वेश्चन में देखना यहाँ पूछा है नॉट करेक्ट, तो इसमें नॉट करेक्ट वाला जो है वो है इसमें सी, इंक्लूड द डेट ऑन विच एंड द कंट्री इन विच द कंपनी वुड बी और
वाज इनकॉर्पोरेटेड। ये जो ऑप्शन सी है वो नॉट करेक्ट है। जब कंपनी अपना नया ऑफिस को, कोई फॉरेन कंपनी है जो इंडिया में कोई अपना ऑफिस खोलती है, तो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है उसमें जो सी वाली रिक्वायरमेंट है वो नहीं है। ए, बी और डी है जो करेक्ट है, सी है जो इनकरेक्ट है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है सी। अंडर कंपनी एक्ट 2013, शेयर इश्यू बाय अ कंपनी एट अ डिस्काउंट शैल बी वॉइड अनलेस सच शेयर आर। तो कौन कौन सा इसका जो इसके तीनों ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन फर्स्ट, स्वीट इक्विटी ऑफ क्लास ऑफ शेयर ऑलरेडी इश्यूड, सेकंड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन, तीनों ऑप्शन है जो इसके करेक्ट है। तो इसका आंसर होगा ए, 1, 2 एंड 3। ये और ये जो क्वेश्चन है पूछा गया था उसका जो सेक्शन है 53 और 54 दोनों से कंबाइन मिला के ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, which one among the following is not valid form of share capital under the company act 2013। कंपनी एक्ट में जो शेयर कैपिटल बता रखी है उसमें कौन सी जो है जो फॉर्म नहीं है, तो इसमें जो आंसर बी है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल विथ डिफरेंशियल राइट एज टू वोट। ये जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 20, which one of the following statement is not correct in respect of issue of share on a private placement basis। तो जो which of following statement is not correct, तो इसका जो स्टेटमेंट सी है, the board may decide to issue a private placement by releasing the public advancement or utilization the media to inform the public at large। जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट नहीं है, 1, 2 एंड डी, ए, बी और डी है जो करेक्ट है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 21, when one person signified to another her willingness to do or abstain from doing anything with the view to obtain the assent of that the other such act or abstain of this act called the proposal। जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से क्वेश्चन पूछा गया था, इसका करेक्ट आंसर है जो है ए। क्वेश्चन नंबर 22, which of the following statement in respect to holders in a due course under NI Act is not correct। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है, थर्ड है जो इसका इनकरेक्ट है, तो इसका आंसर होगा वो डी, जिसका इसका थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं है, 3 ओनली। Which one of the following judgment related to dishonor of the check due to stop payment order given by bank and by drawer of the check under NI Act 1881। तो इसमें स्टॉप पेमेंट से रिलेटेड कौन सा केस है, तो इससे है MMTC लिमिटेड वर्सेज जो के केस है, ऑप्शन ए जो इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, in order to reduce the delay in a legal proceeding, जो ये क्वेश्चन है NI एक्ट से पूछा गया है, तो जो NI एक्ट में 2018 अमेंडमेंट से क्या क्या चीजें ऐड की गई, तो उसमें जो पावर टू कोर्ट डायरेक्ट एंट्री इन कंपनसेशन भी ऐड किया गया था और अपीलेट कोर्ट को भी कंपनसेशन देने का पावर था वो भी ऐड किया गया था। जो पावर टू समरी ट्रायल है वो पहले से ऑलरेडी इस एक्ट के अंदर ऑलरेडी था, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 1 एंड 2, तो ऑप्शन नंबर डी है जो 24 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, which one of the following statement is not correct in respect of material alteration of negotiable instrument। जो negotiable instrument है उससे में which is not correct, तो जो ऑप्शन ए है वो नॉट करेक्ट है, क्योंकि एनी मटेरियल अल्टरेशन रेंडर्ड द सेम, या वर्ड आया वॉइडेबल, तो वॉइड होता तो ये करेक्ट हो जाता, यहाँ वॉइडेबल वर्ड है इसलिए ये इनकरेक्ट है। बाकी वाले सारे ऑप्शन है जो इसके करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। 26, M own a land joint with her minor son S
एंड सोल्ड द प्रॉपर्टी टू बी एस ऑन द, तो इसका जो करेक्ट आंसर है जो है आंसर ए, वैलिड एज पर सेक्शन 43 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई भी व्यक्ति किसी को प्रॉपर्टी बेचता है उस टाइम उसको बेचने का अधिकार नहीं था, लेकिन सब्सिक्वेंटली वो उस प्रॉपर्टी में अपने राइट एक्वायर कर लेता है, तो वो मना नहीं कर सकता कि जिस टाइम बेचा था उस टाइम मेरा अधिकार नहीं था। ये सेक्शन 43 के द्वारा बार्ड होगा, और उस 43 के द्वारा जो पहले जो प्रीवियस में ट्रांसफर किया था जिस टाइम उसको अधिकार नहीं था वो ट्रांसफर वैलिड होगा। क्वेश्चन नंबर 27, X transfer a property to a minor and his intended wife successively from their leave, and after the death of the survivor of the second son of the intended marriage of life, and after his death the youngest child of A, this transfer is not valid since the right of the second son is not extended X remaining interest of the property under TP है। जो इसका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, X मॉर्गेज ट्रांसफर हिज फील्ड, जो कंप्लीट मॉर्गेज होता है और इस कंडीशन के साथ कि जब पेमेंट कर दिया जाएगा तब वापस रीट्रांसफर किया जाएगा, तो ऐसे मॉर्गेज को इंग्लिश मॉर्गेज कहते हैं। इसका जो आंसर है वो बी करेक्ट आंसर है 28 का। क्वेश्चन नंबर 29, जेड क्रिएट अ लाइफ इंटरेस्ट इन रिस्पेक्ट टू ऑल हिज प्रॉपर्टी इन फेवर ऑफ एस एंड प्रोवाइड द एब्सोल्यूट ट्रांसफर ऑफ यू। तो इसमें जो यू है, यू सेक्शन 20 है, 21 में स्किप कर रहा हूँ, जिसमें जो कोई भी अनबोर्न पर्सन होता है वो जब पैदा होता है, पैदा होते ही वो इंटरेस्ट है उसके अंदर डिवॉल्व हो जाता है, चाहे कंप्लीटली इंजॉयमेंट उसको मेजोरिटी के बाद मिला हो। तो उस कंडीशन के हिसाब से इसका क्वेश्चन जो आंसर है वो बी होगा, और जो प्रॉपर्टी है वो यू के लीगल हेयर्स में डिवॉल्व होगी। क्वेश्चन इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 30, G transfer his property to T for life, and then the unborn child of T with the condition that any female child born is to get only a life interest under TP Act. The said transfer is valid since transfer to a class of heir is permissible under Transfer of Property Act. इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 31, F इंस्टीट्यूट अ सूट, जो ये क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन पूछा गया है लीज पेंडेंस, जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में एक लीगल मैगजीन है। लीज पेंडेंस, जो कोई भी सूट पेंडिंग है, पेंडेंसिंग के दौरान कोई भी ट्रांसफर कर दिया जाता है तो उसको लीज पेंडेंस कहा जाता है, और उसके हिसाब से जो इसका आंसर है वो आंसर होगा सी, void since the matter was pending before the court when sale was made। तो इसका 31 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 32, which one of the following document need to be complied registered under section 3 of registration act। यहाँ मेरे को लग रहा है ये आंसर, ये क्वेश्चन है वो गलत पूछा गया है, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर सेक्शन 17 है उसमें कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन की बात करता है। तो 17 के हिसाब से देखें तो इसका आंसर होगा ए, लेकिन 3 में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन की बात नहीं करता। 17 के हिसाब से इसका आंसर होगा वो होगा ए। क्वेश्चन नंबर 33, रजिस्टरिंग ऑफिस अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट 908 may not refuse to register a document को, रजिस्ट्रार है कब डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करने से मना नहीं कर सकता है। तो इसका आंसर होगा डी, द रजिस्ट्रार एट हिज डिस्क्रिशन थिंक दैट सच डॉक्यूमेंट कैन नॉट बी रजिस्टर्ड। इस कंडीशन में रजिस्ट्रार मना नहीं कर सकता, तो इसका सही आंसर होगा वो है डी। क्वेश्चन नंबर 34, who among the following person is not authorized to present a document for a registration under section 32 of the registration act। तो इसका सही आंसर होगा वो है a person authorized
by a power of attorney executed before or authorized by a notary public if principal at the time reside in India। तो इसका जो if the principal reside out of India तब तो ये ऑप्शन सही हो जाता है। यहाँ लिखा है reside in India, तो इस कंडीशन में ये नोटरी पब्लिक से जो पावर ऑफ अटॉर्नी है वो वैलिड नहीं है। तो इसका कंप्लीट इसका करेक्ट आंसर है वो आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 35, कोर्ट हैज पावर टू ऑर्डर अ सेपरेट ट्रायल इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो इसका जो तीनों ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन करेक्ट है, इसलिए इसका आंसर होगा डी। ये ऑर्डर 1 से क्वेश्चन लिया गया था सीपीसी का। क्वेश्चन नंबर 36, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच। तो रिकॉग्नाइज एजेंट है, करेक्टली मैच नहीं है, तो रिकॉग्नाइज एजेंट ऑर्डर 3 में दे रखा है। बी ऑप्शन है इश्यू एंड सर्विस ऑफ द समन, ऑर्डर 5 करेक्टली मैच है। प्लांट 7 में है, 6 बताया है, 6 में प्लीडिंग जनरली है, और सेट ऑफ और काउंटर क्लेम ऑर्डर 8 में है, ये भी करेक्टली मैच नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो है आंसर बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ फॉलोइंग केसेस सूट कैन नॉट बी डिसमिस्ड। ये जो क्वेश्चन है वो है ऑर्डर 9 से क्वेश्चन लिया गया है। ऑर्डर 9 है सीपीसी का, उससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है, मैं जल्दी आपको बता देता हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर है, वेयर द डिफेंडेंट अपीयर्स इन अ कोर्ट ऑन द डे फिक्स्ड फॉर द डिफेंडेंट टू अपीयर्स इन अ कोर्ट विदाउट बीइंग सर्व्ड विद अ समन। बिना डिफेंडेंट को समन सर्विस हुए वो पहले ही अपीयर हो जाता है, तो इस ग्राउंड पे कोर्ट सूट को रिजेक्ट नहीं कर सकता। ये इसमें जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर है बी। बाकी सभी कंडीशन के अंदर कोर्ट सूट को डिसमिस कर सकता है। क्वेश्चन 38, अंडर सीपीसी, वेयर डिफेंडेंट अपीयर्स बट नॉट द प्लेंटिफ व्हेन द सूट इज कॉल्ड फॉर हियरिंग, व्हाट एक्शन कोर्ट, क्या कोर्ट कौन से एक्शन टेक करेगी। तो उसके अंदर ये जो तीनों ऑप्शन दे रखे हैं, जो तीनों करेक्ट है, इसके लिए इसका करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर है डी। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ऑप्शन इसके करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 39, which one of the following statement with regard to return of the plant under CPC is not correct। रिटर्न ऑफ द प्लांट है जो ऑर्डर 7 रूल 10 के अंदर प्रोवाइडेड है। रिटर्न ऑफ प्लांट से रिलेटेड कौन सा करेक्ट नहीं है, तो जो इसका ऑप्शन ए है, ओनली एट इनिशियल स्टेज, क्योंकि रिटर्न ऑफ द प्लांट है वो किसी भी स्टेज पे किया जा सकता है, अपीलेट स्टेज पे भी किया जा सकता है, इसलिए ये जो फर्स्ट ए ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं है। बाकी वाले तीनों ऑप्शन इसके करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ये जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है उसका सेक्शन 4 से क्वेश्चन पूछा गया था, और इसमें पूछे गए थे, मतलब इससे जो क्वेश्चन नंबर 40 में कि कौन कौन से सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर टू सस्पेंड द ऑपरेशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट टोटल पीरियड एक्सीडिंग 1 ईयर। तो ये रॉन्ग है, और क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट है जो 60 दिन के लिए सस्पेंड कर सकती है, तो इसलिए इसके कुछ सेकंड और थर्ड है जो करेक्ट है। तो इसका आंसर होगा, वो आंसर है सी। 2 और 3 है जो इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41, a man who monitored that use of internet, email and any other form of the electronic communication of a woman। कोई आदमी किसी वीमेन की इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को फॉलो करता है तो वो ऑफेंस है 354D के अंदर, स्टैकिंग का ऑफेंस है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 42, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ ऑफेंस द पनिशमेंट इज डिफरेंट। जो हाउस ट्रेसपास पनिशेबल विद डेथ और ग्रीवियस हर्ट, इन तीनों का तो सेम पनिशमेंट है। जो लुकिंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट है इसका पनिशमेंट डिफरेंट है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 43, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ पर्सन हु ऑब्टेन्ड द कस्टडी ऑफ अ बॉय एज ऑफ 17 ईयर
for purpose of using bagging is punishable for offence under 363A। 363A है, उसमें बॉयज की उम्र है वो है 16 साल और गर्ल की उम्र है जो 18 साल। तो उसके अकॉर्डिंग इसको देखते हैं, तो इसका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आंसर बी, ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 44, इंडियन एविडेंस एक्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डॉक्यूमेंट। ये तीनों ऑप्शन दे रखे हैं, तीनों इसके करेक्ट है। इसका करेक्ट आंसर होगा वो आंसर है डी, 1 2 3 तीनों करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 45, डू द फैक्ट नॉट अदरवाइज रिलेवेंट बिकम अ रिलेवेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस ऑफ इंडियन एविडेंस। ये सेक्शन 11 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट से लिए गया था। इसके दोनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों करेक्ट है। इसका करेक्ट आंसर होगा वो जो होगा सी। हम अभी जल्दी जल्दी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अमाउंट टू एडमिशन अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट। कौन सा है जो एडमिशन की कैटेगरी में नहीं आता। तो जो इसका जो ऑप्शन 2 और 3 है वो एडमिशन की कैटेगरी में नहीं आता। बाकी वाला जो है वो एडमिशन की फर्स्ट वाला है जो एडमिशन की कैटेगरी में, विच नॉट अमाउंट टू एडमिशन, जो सेकंड और थर्ड है जो एडमिशन की कैटेगरी में नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 47, कंसीडर द फॉलोइंग लीगल प्रपोजिशन अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट। कन्फेशन by an accused while in police custody cannot prove against him in any case. Confession otherwise relevant become irrelevant because the promise of secrecy wrong है। तो इसका करेक्ट आंसर है जो है जो फर्स्ट वाला है जो करेक्ट है और बाकी वाले दोनों हैं वो इनकरेक्ट है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ये। क्वेश्चन नंबर 48, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज टू रिलेवेंसी under Indian Evidence Act. The previous conviction is not relevant as evidence of bad character. Correct है, bad character से related है तो previous conviction नहीं। तो which of the following statement related to a previous conviction is not relevant as evidence of bad character। correct है। और second option है, in a criminal proceeding involving the issue of bad character of accused, the fact of accused has a bad character is irrelevant। ये गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, इसलिए आंसर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49, which one of the following statement with regard to Indian Evidence Act is correct। तो इसका जो करेक्ट आंसर है जो आंसर है सी। In a civil cases, the fact that the character of any person in such as affect the amount of damages which he ought to be received is relevant। तो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है, बाकी वाले करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन 50, 50, अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 presumption of the court in any proceeding involving secure electronic signature that secure electronic signature is affixed by subscriber with intention to signing or approving the electronic signature is rebuttable or irrebuttable। तो ये rebuttable presumption होता है, इसलिए इसका जो आंसर ए है वो करेक्ट है 50 का। 51, which one of the following statement is or are not correct are correct if the married woman has committed suicide within a 7 year of her marriage। तो इसका जो करेक्ट प्रपोजिशन है सेकंड और थर्ड है जो इसके करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 52, which one of the following is not a duty of an agent the principal under Indian Contract Act। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो एजेंट है उसकी प्रिंसिपल के प्रति इनमें से कौन सी ड्यूटी नहीं है। तो इसके लिए जो सी ऑप्शन है, टू आइडेंटिफाइड अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द लॉफुल एक्ट, जो ऑप्शन सी है वो ड्यूटी नहीं है। तो सी है जो करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 53, जो बेलमेंट से रिलेटेड है। X lead his new car to G, his own driving, G allow his friend F to drive the car, F on instruction of the G drive with the caution and care, but still the car gets slight scratch।
while driving through the market, is G is liable? Yes. इसका करेक्ट आंसर है ए, यस, बिकॉज इट इज जीज ड्यूटी टू टेक केयर गुड्स, जो बेल्ट गुड है उसका टेक केयर करना जी की ड्यूटी थी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 54, वेयर पॉनर मेक अ डिफॉल्ट इन अ पेमेंट, तो जो पौनी है वो क्या क्या रेमेडी अवेल कर सकता है, तो इसमें जो तीनों ऑप्शन है, तीनों रेमेडी उसके लिए अवेलेबल है। ब्रिंग द सूट, और जो सूट ला सकता है और प्रॉपर्टी को रिटेन कर सकता है और उसको सेल कर सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर है वो आंसर है डी। 54, 55, X guaranteed as a payment of a bill, extends by T the acceptor, the bill is dishonored by T the liability of payment of X under Indian Contract Act, extend इसका जो करेक्ट आंसर है डी, extend to interest and charges since the surety liable is with that the principal debtor. Question number 56, J contract with a K to deliver 150 kg goods in end of 13 December 2022 but he deliver 130 kg, तो इसके लिए कौन सी मैगजीन प्रोवाइडेड है, तो इसका क्विड प्रो क्यो, ये जो ऑप्शन बी है जो इसका करेक्ट आंसर है। 57, डी a singer contract to sing in a L theater for a 2 night every week for 2 months, on the 6th night he willfully absent himself, after which L resigned the contract. In this respect, which one of the following statement is or are correct, तो इसका जो करेक्ट आंसर है इसमें L must pay D to 5 night, C perform, ये करेक्ट है। L can claim a compensation of damages due to non performance, सेकंड भी करेक्ट है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1 एंड सेकंड करेक्ट है, तो इसका C है जो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58, the promisee in a contract of indemnity is entitled to recover, इसका जो करेक्ट आंसर है, इसके जो तीनों ऑप्शन हैं वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 58 के तीनों फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका करेक्ट आंसर है जो आंसर डी, जो इसके आंसर डी है वो इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59, T tells by auction to E a old coin which he knows to a fake, this contract is voidable, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 60, which one among the following is not made mode of revocation of proposal made under G2Y, by insanity of G whether or not the fact come in the knowledge of Y before acceptance, ये है जो रिवोकेशन का प्रकार नहीं है, बाकी वाले सारे रिवोकेशन के प्रकार है, इसलिए करेक्ट आंसर है जो आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 61, which one among the following provision of a Constitution of India required a guardian to provide opportunity of education, जो इसके लिए करेक्ट आंसर है वो है आर्टिकल 21A, क्वेश्चन ए है जो करेक्ट आंसर है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 62, पीपल ऑफ इंडिया है लिबर्टी टू फेथ और वर्शिप, फर्स्ट करेक्ट। सेकंड, मोरलिटी कैन नॉट ओवरराइड, ये रॉन्ग है क्योंकि मोरलिटी के आधार पे जो वर्शिप का राइट है वो खत्म किया जा सकता है, ये इसका एक्सेप्शन है, इसलिए ये रॉन्ग है, इसका करेक्ट आंसर है वो आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 63, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम, इसके जो तीन स्टेटमेंट दे रखे हैं फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों करेक्ट है, इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 64, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, only question of law can be subject matter of litigation before Supreme Court under Article 131, तो इसमें जो 131 में है जो क्वेश्चन ऑफ लॉ एज वेल एज फैक्ट दोनों का हो सकता है, इसलिए ये रॉन्ग है और सेकंड ऑप्शन है जो करेक्ट है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आंसर बी। 64, 65,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। इसका जो करेक्ट है, जो फर्स्ट और थर्ड है जो करेक्ट है, सेकंड है वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि स्पीकर है वो एडजेंट भी कर सकता है। इसमें जो नो ऑप्शन बट सस्पेंड द मीटिंग, इसमें जो स्पीकर का राइट है वो सेशन को एडजेंट नहीं कर सकता है, इसलिए वो जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो गलत है। फर्स्ट और थर्ड है जो करेक्ट है। 65 का 66, which one of the following statement related to various provision of a constitution India is correct? जो ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी है उससे रिलेटेड कौन कौन से करेक्ट है, तो इसमें तीन ऑप्शन दे रखे हैं, तीन स्टेटमेंट, स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टेटमेंट सेकंड, थर्ड, तीनों करेक्ट है, इसलिए करेक्ट आंसर है जो आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 37, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर अ यूनियन टेरिटरी ऑफ पांडिचेरी द प्रोविजन मे बाय लॉ क्रिएट विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो इसके जो दोनों स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 और सेकंड, इसलिए करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर सी, बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 68, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट कंसीडर्ड टू बी अमेंडमेंट इन अ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट की प्रोविजन है 368 में, उसके अंदर अमेंडमेंट के अंदर कौन सी चीज इंक्लूड नहीं है, तो जो आर्टिकल 2 और 3 के अंदर कोई अमेंडमेंट होता है वो भी 368 के अमेंडमेंट में इंक्लूड नहीं है, और जो 239 ए का है वो भी नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 69, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोसीडिंग इन अ पार्लियामेंट, ये जो आर्टिकल 122 है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, और इसका जो करेक्ट आंसर है, इसके जो दोनों स्टेटमेंट है, जो स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा नीदर 1 और नॉट 2। क्वेश्चन नंबर 7070, इसमें टोटल 120 क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, टोटल नंबर ऑफ द मिनिस्टर कैन नॉट एक्सीड 50%, ये 91 अमेंडमेंट से शायद तक जोड़ा गया था, तो इसमें फर्स्ट वाला करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन है वो भी करेक्ट है, एवरी मिनिस्टर होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर, लेकिन इसके अंदर एक होता है कि वो मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की है, उसकी एड के आधार पे वर्क करता है, तो यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन इसके जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें करेक्ट जो बेस्ट ऑप्शन बन रहा है वो ऑप्शन बी है, 1 and 2 इसका करेक्ट आंसर है। बाकी जो यूपीएससी फाइनल आंसर की जारी करेगी उससे पता चलेगा, जो बेस्ट ऑप्शन लग रहे हैं वो ऑप्शन बताए हैं, और 99% इसके आंसर है जो सही है, हो सकता है 1% चांस से यूपीएससी अपना आंसर कुछ और भी मान सकती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 71, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है नॉट करेक्ट, तो आंसर ऑप्शन नंबर डी है वो नॉट करेक्ट। द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी इज नॉट एलिजिबल फॉर एनी अपॉइंटमेंट इन एनी गवर्नमेंट, ये जो ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 72, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट मैंडेटरी अपॉइंट अ मिनिस्टर इन अ चार्ज ऑफ द, इसका जो करेक्ट आंसर है, जो ये क्वेश्चन है जो आर्टिकल 164 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उससे लिया गया है, इसमें छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के लिए जो ट्राइबल वेलफेयर का मिनिस्टर है उसकी पोस्ट कंपलसरी है, इसलिए करेक्ट आंसर है डी। 73, there is no provision for a there is no express provision for a tribunals under which one of the following provision of constitution, तो ये जो आर्टिकल 323 बी है इसमें भी ट्रिब्यूनल का प्रोविजन है, आर्टिकल 371 डी में भी है, 227 में भी ट्रिब्यूनल के ऊपर सुपरविजनरी पावर है हाईकोर्ट का, तो जो आर्टिकल 217 है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज उसमें वर्ड ट्रिब्यूनल यूज नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर है जो आंसर सी।
आर्टिकल 217। क्वेश्चन नंबर 74 आईपीसी से क्वेश्चन लिया गया है। Who among the following is not considered the public servant? आर्बिट्रेटर है जो पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर बी। 75 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो द गवर्नमेंट कंपनी जो आईपीसी में डिफाइन नहीं है, यूज भी नहीं है, डिफाइन भी नहीं है, ये रॉन्ग है। सेकंड है मूवेबल, जो आईपीसी में डिफाइन है, यूज भी और डिफाइन भी, इसलिए ये भी रॉन्ग है। थर्ड स्टेटमेंट है जो करेक्ट है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा वो आंसर डी। थर्ड, द वर्ड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हैविंग बीन यूज्ड एज वेल एज डिफाइंड अंडर आईपीसी, ये जो थर्ड है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76 हाउ मेनी काइंड ऑफ पनिशमेंट हैव बीन प्रोवाइडेड अंडर आईपीसी। वैसे जो सीक्वेंस वाइज देखेंगे तो 6 पनिशमेंट है, लेकिन एक पनिशमेंट है वो हटा दिया गया, तो अभी पीछे 5 तरह के पनिशमेंट है वो बचे हुए हैं। ये क्वेश्चन सेक्शन 53 में से आईपीसी में से क्वेश्चन दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर है डी, 5 टाइप ऑफ पनिशमेंट। क्वेश्चन नंबर 77 विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉज ऑफ डेथ अ पर्सन डज नॉट अमाउंट टू एनी ऑफेंस। किस कंडीशन में वो पर्सन को जो डेथ कॉज कर देगा तो वो पनिशमेंट के लिए नहीं है। तो एन कॉजिंग डेथ बाय इंटॉक्सिकेशन उसके लिए पनिशेबल होगा। तो इसमें जो सेकंड और थर्ड है जो कंसेंट के आधार पे उसमें उनको कोई पनिशमेंट नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आंसर सी, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 78 under which one of the following situation a person can be punished with imprisonment extend up to 5 years। तो इसका करेक्ट आंसर है जो आंसर ए, make an imputation during the performance of religious ceremony वाला जो आंसर है, जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। जो कुछ सेक्शन 505 आईपीसी है उससे क्वेश्चन लिया गया है। 79 सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड सर्कुलेटिंग एनी मैनर टू ऑब्सक्रीन बुक। तो इसके जो एक्सेप्शन, ये दोनों इसके एक्सेप्शन है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा बोथ 1 और 2। इसके जो बोथ है 1 और 2, इसका जो 79 का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू ग्रीवियस हर्ट अंडर एसिड एक्ट। इसके जो दोनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट सेकंड जो एसिड एक्ट से रिलेटेड है, बोथ आर करेक्ट, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा वो आंसर सी। 81 द मिनिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर रिक्वायर्ड टू अप्लाई द एनसीएलटी अंडर सेक्शन 241 ऑफ कंपनी एक्ट। तो इसके अंदर जो ऑप्शन फर्स्ट है जो करेक्ट है, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है, तो इसलिए करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन 1 और 2। ए है जो क्वेश्चन नंबर 81 का ए करेक्ट आंसर, 1 और 2 करेक्ट है, थर्ड है जो करेक्ट नहीं है, तो ए इसका करेक्ट आंसर। 82 द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 327 क्लोज 7 ऑफ कंपनी एक्ट एंड वाइस वर्सा सेक्शन 53 ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ बैंक्रप्सी एक्ट 2016। तो इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन ए। ये केस था मोसेर वाला, तो इसके अंदर कर्मचारी यूनियन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट ने 2 मई 2023 में डिसाइड हुआ था। ए है जो इसका करेक्ट आंसर है, 82 का आंसर है ए। 83 CIRP cannot be initiated by which one among the following under the इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर डी, अ कॉर्पोरेट डेब्ट इन रिस्पेक्ट whom the liquidation order has been made। जो डी वाला है उसके आधार पे CIRP की प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं की जा सकती, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 83 का डी। 84 which one of the following is not correct regarding the optional debt
अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका फर्स्ट और सेकंड है जो इसके करेक्ट है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा 1 और 2, बी है जो इसका करेक्ट आंसर है, 84 का बी। 85, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू कमिटी ऑफ क्रेडिट COC अंडर सेक्शन 21 ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1 और 3। 1 तो एक तो COC हैज कॉम्प्रोमाइज्ड ऑल द फाइनेंशियल क्रेडिटर, एंड थर्ड है इसका वेयर द फाइनेंशियल डेब्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए गार्जियन। फर्स्ट और थर्ड है जो इसके करेक्ट है, इसका करेक्ट आंसर होगा वो आंसर डी। 86, क्वेश्चन नंबर 86, विच डिक्लेरेशन of monetarium under section 14 of insolvency and bankruptcy code 2016 which one of the following cannot be prohibited। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है आंसर सी, सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज टू द कॉर्पोरेट डेब्टर जो है उसको ये प्रोहिबिटेड नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर है आंसर सी, 86 का सी। 87, क्वेश्चन नंबर 87, which one of the following statement is not correct respect to appointment of interim resolution professor IRP under section 16 of insolvency and bankruptcy code 2016। उससे रिलेटेड कौन से जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो इसके जो दोनों स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों करेक्ट है, इसलिए करेक्ट आंसर है आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 88, RP resolution professional RP is required under section 29 of insolvency and bankruptcy code 2016 to make the relevant information available to the resolution application even if the applicant does not furnish which one of the following undertaking। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आंसर इसका सी है, not to share information related to dispute of corporate debtor with a third party। इसका जो करेक्ट आंसर है आंसर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, टोटल 120 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी अपन कर रहे हैं। फॉर द ऑफेंस अंडर सेक्शन 7 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। तो इसमें जो स्टेटमेंट सेकंड है वो करेक्ट है, इसलिए करेक्ट आंसर है बी। करेक्ट आंसर है तो आंसर बी। इस नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 90, which one of the following is relation to a person charged with a offence punishable under Prevention of Corruption Act 1988 to be competent witness इज और आर करेक्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है और जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो इसका करेक्ट है और स्टेटमेंट सेकंड है इसका जो करेक्ट है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा जो आंसर डी, फर्स्ट एंड सेकंड है जो इसके करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 91, a special judge appointed under section 3 of Prevention of Corruption Act 1988 can try which one of the following offenses। जो स्पेशल जज अपॉइंट होता है PC प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में, तो उसका जुरिडिक्शन कहाँ पे है। तो जो इस एक्ट में कोई भी ऑफेंस प्रोवाइडेड है अटेम्प्ट का और अबेटमेंट का, इसलिए इसके जो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए करेक्ट आंसर है जो आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 92, सेक्शन 6A of Delhi Special Police Establishment Act 1949 was held to be unconstitutional by Supreme Court in which one of the following cases। तो CBI वर्सेस RR किशोर वाला जो मामला है केस है उसके अंदर इनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, इसका करेक्ट आंसर है आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 93, सेंट्रल गवर्नमेंट is to appoint an officer for a post of
of a police and above except director under the Delhi Police Establishment Act 1949 on the recommendation of committee who among following is not a committee में कौन सा इनमें से मेंबर नहीं है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जो इस कमेटी का मेंबर नहीं होता है। इसलिए करेक्ट आंसर है आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 94, where any law provides that the information shall be in writing and such requirements shall deemed to be have satisfied if information is, ये जो IT एक्ट है उससे लिया गया है। तो इसमें जो फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। इसका करेक्ट आंसर है आंसर सी, बोथ आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 95, which one of the following statement is not correct with regard to power of a controller of certified authority under IT Act 2000। इसका करेक्ट आंसर है आंसर सी। जो क्वेश्चन नंबर 95 है उसका जो करेक्ट आंसर है आंसर सी। द सुपरविजन ऑफ द लाइसेंस इश्यू टू अ पर्सन टू इश्यू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट बाय अ कंट्रोलर फॉर अ पीरियड ऑफ 1 month विदाउट एनी नोटिस ऑफ लाइसेंस। इसमें जो 45 डेज का जो इसका जो करेक्ट है वो करेक्ट, जो आंसर सी है वो करेक्ट है, क्योंकि यहाँ 45 डेज का नोटिस दिया जा सकता है। इसलिए जो इसमें पूछा नॉट करेक्ट, तो नॉट करेक्ट में आंसर सी है जो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 96, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू IT एक्ट। अ कंपनी कैन नॉट अप्लाई, तो इसका जो कंपनी कैन नॉट अप्लाई ग्रांट ऑफ लाइसेंस और ये रॉन्ग है और सेकंड है रॉन्ग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा नीदर 1 नॉर 2। 96 का डी। 97, अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइड अथॉरिटी अंडर IT एक्ट। ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिकी तरीके से पूछा गया, क्योंकि जब हम IT एक्ट पढ़ते हैं IT एक्ट के अंदर कंट्रोलर का जो कंट्रोलर है उसकी अपील होती है वो साइबर अपीलेट अथॉरिटी, और जो साइबर अपीलेट अथॉरिटी के गठन के बारे में पढ़ते हैं तो टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट अपीलेट ट्रिब्यूनल है, उसी को ही साइबर ट्रिब्यूनल का पावर दिया गया है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है तो आंसर सी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 98, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन अमेंडमेंट एक्ट 2021 and Delhi Special Police Establishment Amendment Act 2021 has been decided by, ये है जो जया ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है इसके अंदर डिसाइड किया गया था। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 99, which one of the following is not a function of CVC। तो CVC का इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है 99 का। करेक्ट आंसर टेंडर द एडवाइस टू स्टेट गवर्नमेंट ऑन सच मैटर एज मे रेफर टू बाय दैट गवर्नमेंट। जो बी है जो करेक्ट आंसर है ये CVC का फंक्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 100, अपॉइंटिंग अथॉरिटी by the Department of Personnel and Training while granting sanction for prosecution of public servant acts section 19 of a Prevention of Corruption Act 1988 consult with the Central Vigilance Commission acts challenge the validity of sanction on the ground of appointing authority acted as per a dictation of CVC. The said order is not valid since the power of sanction of prosecution of public officer is vested under appellate authority। इसका करेक्ट आंसर है बी। 101, टोटल 1020 क्वेश्चन है, हम काफी नजदीक पहुंच गए हैं। The term the substantial interest for the purpose of banking regulation 1949 is related to कंपनी और फर्म दोनों के लिए, इसलिए करेक्ट आंसर है आंसर सी। 102, the provision of banking regulation act 1949 respect of speedy disposal of winding up proceeding having override, कौन कौन से लॉ पे ओवरराइड इफेक्ट करेगा। तो इसके लिए कंपनी लॉ, CRPC एंड CPC। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर डी। 102 का डी। 1, 2, 3 तीनों पे ओवरराइड इफेक्ट रखेगा। 103, which one of the
following exclusive jurisdiction to entertain and decide any claim made under by or against the banking company which is being bounding up। तो ये जो बाउंडिंग अप से एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन किसका है, तो वो है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का है। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 104, कंसीडर द फॉलोइंग लीगल प्रोपोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू लिमिटेशन एक्ट। इसका जो फर्स्ट और सेकंड है बोथ करेक्ट है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है सी। बोथ बी एंड सी बोथ करेक्ट। 105, consider the following statement, CRPC is not an exclusive court और नॉट एक्सक्लूसिव, CRPC एक्सक्लूसिव कोड है, इसलिए फर्स्ट गलत है, सेकंड है जो करेक्ट है। तो इसका आंसर होगा बी। जो CRPC में प्रोवाइडेड है और डिफाइन नहीं है तो उसका मीनिंग IPC से निकाला जाता है। तो इसकी सेकंड वाला है जो इसका करेक्ट आंसर है और उसके हिसाब से इसका आंसर बनता है बी। 105 का बी। 106, with regard to power of the magistrate to pass a sentence which one of the following is not correct। तो इसका जो CGM है नॉट एक्सीडिंग 10 ईयर वाला ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है इसका, क्योंकि CGM को 7 साल तक का पनिशमेंट देने का पावर होता है, इसलिए जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट आंसर है। 107, एवरी हाई कोर्ट हैज इनहेरेंट पावर। जो सेक्शन 482 CRPC है उससे लिया गया है, तो तीनों 482 में प्रोवाइडेड है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है डी। 1, 2, 3 तीनों करेक्ट है। 108, which one of the following statement with regard to trial under the code of CRPC is or are correct। तो इसका जो फर्स्ट फॉर 3 ऑफेंसेस सेम काइंड वाले और 3 ऑफेंसेस मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ डिफरेंट पर्सन, जो ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड है वो करेक्ट है, इसलिए करेक्ट आंसर है जो आंसर डी इसका करेक्ट आंसर 108 का। 109, इन एनी इंक्वायरी और ट्रायल अंडर द कोड ऑफ CRPC द प्रीवियस conviction or acquittal may be proved by which one of the following ways। तो इसका जो फर्स्ट और सेकंड दोनों करेक्ट है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है आंसर सी। फर्स्ट 109 का करेक्ट आंसर सी, बोथ 1 और 2 करेक्ट। 1010, which one of the following statement is or are correct, a person tried by a court to competent jurisdiction for offense not liable to be tried again। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसके जो तीनों स्टेटमेंट दे रखे हैं, स्टेटमेंट 1, सेकंड और थर्ड तीनों करेक्ट है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 111, बी अ पब्लिक सर्वेंट चार्ज विथ। तो 111 का करेक्ट आंसर है आंसर डी, कैन नॉट कंटिन्यू ऑल्दो सेक्शन 197 ऑफ CRPC एंड सेक्शन 90 ऑफ PC एक्ट आर सेम। जो इसका 111 का करेक्ट आंसर है आंसर डी। 112, जो और केस लॉ पूछा है सेबी वर्सेज अभिजीत रंजन, तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसके थर्ड अजम्पशन है वो करेक्ट है, द फैक्ट he has in a possession to unpublished and prima information। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आंसर बी, 3 ओनली। 113, इसमें भी ये केस लॉ पूछा है, which one of the among following cases the Supreme Court held commutative shareholding on acquire among the shareholder a person acting concerned will have considered to determine whether the limit prescribed under SEBI Act। तो ये सेबी वर्सेज सुनील किशोर का सुनील कृष्णा का केस था, उसके अंदर ये चीज डिसाइड की गई थी। 113 का करेक्ट आंसर है आंसर ए। 114, 114, SEBI in 2023 has amended which one of the following regulation। तो SEBI का 2013-23 में जो
आंसर बी है। लिस्टिंग ऑब्लिगेशन वाला जो ऑप्शन है जो बी, वो उसमें अमेंडमेंट किया गया था, इसलिए करेक्ट आंसर है बी। 115 Which one of the following entries is or are mandate to redress the investor grievances filing? Which one of the following liability and penalty prescribed under section 15C of the SEBI Act? तो जो 115 का करेक्ट आंसर है, जो फर्स्ट और थर्ड है जो करेक्ट है, यानी फर्स्ट एंड सेकंड इन लिस्टेड कंपनी और इंटरमीडिएटरी, ये दोनों जो करेक्ट ऑप्शन है 115C के अकॉर्डिंग सेबी एक्ट के, इसलिए करेक्ट आंसर है आंसर ए। 115 का करेक्ट आंसर ए 1 and 2। 116 Which one of the following is not considered to be default of a stockbroker under section 15F of SEBI Act? तो सेबी एक्ट के हिसाब में कौन सा डिफॉल्ट की कैटेगरी में नहीं आएगा? तो सी है, फेलियर टू कंप्लाई विद द इन्वेस्टर एडवाइजर रोल एज प्रेस्क्राइब बाय रेगुलेशन, जो सी है वो करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 116 का सी। 117 ARC असेसमेंट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इज रजिस्टर्ड अंडर, जो ARC है वो सरफेसी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होती है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है आंसर सी। 118 अ मॉर्गेज राइट टू रिडीम अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कैन नॉट बी क्लोज एंड इन ऑर्डर टू सेल द मॉर्गेज प्रॉपर्टी कोर्ट इंटरवेंशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर बाय अ कोर्ट आर मैंडेटरी। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट बट सरफेसी एक्ट है जो इसका एक्सेप्शन है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 119 सेकंड लास्ट क्वेश्चन। द सेंट्रल रजिस्ट्री इज केप्ट अंडर सेक्शन 22 ऑफ सरफेसी एक्ट 2002 एंड नॉट मेंटेन्ड फॉर एंटरटेनिंग द ट्रांजैक्शन। तो इसमें जो सेंट्रल रजिस्ट्री है वो कौन से ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करती? इसका आंसर है आंसर ए, इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। बाकी वाले सारे जो ऑप्शन है उनका सेंट्रल रजिस्ट्री है वो रिकॉर्ड मेंटेन करती है। लास्ट क्वेश्चन है 120 120 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ARC अंडर सरफेसी एक्ट। सरफेसी एक्ट में ARC का इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर डी, एक्ट एज मैनेज इवन दो सच एक्ट इवन में राइज द पेक्यूनियरी लायबिलिटी। ये जो डी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर है। जो ये हमने जो CBI APP, CBI PP, NIA और भी उसके साथ 2-3 एग्जाम थे उनका कंबाइंड पेपर जो UPSC ने 17 दिसंबर 2023 को जारी किया था और उसका जो पेपर हमने पूर्ण सॉल्व किया है। इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के हमें पूछिए, हम उसका जवाब देंगे। हमारा जो YouTube चैनल है उसके ऊपर आपको PDF भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। धन्यवाद।